हेलो स्टूडेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का हमारा आज 8th सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भाई इनमें से कौन से वर्ष जल अधिनियम को बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए 1974। अच्छा, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो अन्य इन्वायरमेंटल लॉज हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, और कि भाई कौन सी डेट को कौन सा एक्ट बना था आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या पता नेक्स्ट टाइम मैच द फॉलोइंग कर दें। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981 में, एयर प्रिवेंशन रूल्स 1982 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986 में, एयर प्रिवेंशन एक्ट को 1987 में अमेंड किया गया था, ऑब्जेक्टिव ऑफ हजार्डियस वेस्ट को 1989 में, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 1991 में, नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 में, नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997 में, बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1998 में, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस 2000 में। अच्छा, ओजोन से हमें पता है कि जो वायना कन्वेंशन हुआ था ये कब हुआ? ये हुआ था 1985 में। और वायना कन्वेंशन के बाद ही क्या आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब आया? 1987 में। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया था कि भाई जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं उनको रिप्लेस करके क्या ये लिया गया? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस। ठीक है। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैसेस क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। भाई HCFC से क्या हो रहा था? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से के ओजोन डिप्लीट हो रहा था। उसको रिप्लेस करके हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस लेके आए गए जो कि एक ग्रीन हाउस गैसेज है। अब इससे क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसको अमेंड करके अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को उसमें क्या किया गया है कि किगाली एग्रीमेंट लेके आया गया है। ठीक है। किगाली एग्रीमेंट कब आया? 2016 में। ठीक है। और 2016 में जब ये आया तो इसमें क्या टारगेट रखा गया है कि 80 to 85% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन गैस को 2045 तक कम कर देना है। ठीक। अगला क्या है कि बैटरी मैनेजमेंट रूल कब आया? 2001 में, नॉइज पोल्यूशन रूल 2002 में, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। और जो BDA है ये इंटरनेशनली CBD जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक्ट है, ये कब आया? 1992 में, अर्थ समिट के अंदर। ठीक है। और CBD का प्रिंसिपल कौन है? UNEP ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे देखती है। ठीक है। अच्छा, CBD के अंदर अब तो आप देखेंगे कि दो एक्ट हुए। कौन कौन से? कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ठीक है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल। और इस ये कब आया कार्टेजिना प्रोटोकॉल? ये आया था 2000 में। और कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बाद ही, ठीक है, कौन सा आया? नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल। और नागोया प्रोटोकॉल कब आया? 2010 में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो एग्जाम्पल है ऑफ लोटिक इकोसिस्टम वो कौन सा है? भाई लोटिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण क्या है? तो हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी रिवर। ठीक है। अब जो वाटर इकोसिस्टम है उसे दो भागों में बांटा गया है। किसमें? एक तो लैंटिक सिस्टम और एक लोटिक सिस्टम। अब जो लोटिक सिस्टम है वो कौन से होते हैं? लोटिक सिस्टम आपके होते हैं कौन कौन से? जो रिवर एंड स्ट्रीम्स होती है। मैंने लोटिक को कैसे याद कर रखा है? भाई जो लुढ़कते लुढ़कते आते हैं वो लोटिक होते हैं। तो लोटिक कौन कौन से हो जाएंगे आपके? रिवर एंड स्ट्रीम्स। और ऐसे ही जो लैंटिक होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? लेक, पॉन्ड, स्वैम्स, मार्शेस एंड बोग्स। ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट नेशनल फॉर मैराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। भाई भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मैराइन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर स्थित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी, जामनगर। ये गुजरात के जामनगर में स्टैब्लिश किया गया था। और कब? 2011 में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल सिल्क। भाई इनमें से निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी, नाइट्रोजन। कि जो नाइट्रोजन है वो इनका एक नेचुरल कंपोनेंट है, इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ
नेचुरल सिल्क का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो डेजर्ट ड्विलिंग एलिमेंट है वो कौन से हैं, या रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा डी, जेरिकोल्स एनिमल्स। ठीक है, जेरिकोल्स एनिमल्स। ये एनिमल वो एनिमल होते हैं जो अडेप्ट कर लेते हैं डेजर्ट लाइफ। और फोसिल फोसोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो अडॉप्ट करते हैं डिगिंग, ठीक है, खोदना, और जो अंडरग्राउंड रहते हैं ज़मीन में। और एरिबोरियल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, लाइफ अडॉप्ट करते हैं वो ट्रीज पे अडॉप्ट करते हैं, जैसे मंकी, चिंपांजी, ये सारे के सारे। और टेरिटोरियल एनिमल्स आर कौन से होते हैं, जो लाइफ करते हैं लैंड पर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई डेजर्ट में एनिमल्स कौन से होते हैं, उन्हें बोला है जेरी जीरो कोल्स बोला जाता है। और ऐसे ही जो अडॉप्ट करते हैं डिगिंग या अंडरग्राउंड, उन्हें बोला जाता है फॉसी रॉयल। ठीक है, और उसी तरह से जो एरिबोरियल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं लाइफ पेड़ों पे गुजारना। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो भाई हमें बताना है कि इनमें से सूची एक जो कि डिजीज के बारे में दे रखी है, और सूची दो जो कि इसका कारण है, फैक्टर है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि मोस्टली जो एलिफेंट फुट है वो किससे होता है, वो वॉर्म से होता है। इसमें क्या होता है कि पैर एक बड़ा सारा स्वेल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा है एलिफेंट की तरह पैर बन जाता है। और इसी तरह अगर देखें तो डेंगू किससे होता है, हमें पता है वायरस से होता है सबको। ठीक, तो ये देखेंगे हम कि सी का थ्री किस किस में है। सबसे पहले जैसे हमें एलिफेंटा का देखा था कि वॉर्म होता है, तो सी का थ्री, तो इसका मतलब सी एंड डी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपके पास बचे दो ऑप्शन। अच्छा, मलेरिया भी हम सबको पता होता है वो किससे होता है, वो प्रोटोजोआ से होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। अगर हमें मान लो बाई चांस ये तीनों भी नहीं पता है और मलेरिया का पता है कि प्रोटोजोआ से होता है, तो हमारा आंसर सीधा सीधा आ रहा था कि आंसर बी होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ट्रॉफिक लेवल है आर फॉर्म्ड बाय, ये भाई पोषक तत्व बनते हैं किससे, कि ऑर्गेनिज्म लिंक इन फूड चेन, या प्लांट से केवल, या केवल जानवरों से, या फिर केवल मांसाहारी जानवरों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑर्गेनिज्म लिंक इन फूड चेन। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से बनता है ट्रॉफिक लेवल। अच्छा, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल वो पोजीशन है इसी ऑर्गेनिज्म की इन फूड चेन, ठीक है, जहाँ पर वो स्थित होता है फूड चेन के अंदर। और अ फूड चेन स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर, भाई एक जो फूड चेन होती है वो किससे स्टार्ट होती है, वो प्रोड्यूसर से, जो खाना बनाते हैं उनसे स्टार्ट होती है, जैसे ग्रीन प्लांट्स। ठीक, एंड ऑक्यूपाई करते हैं द लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल। जो ये ट्रॉफिक लेवल होता है लोवेस्ट वाला, ठीक है, सबसे नीचे, वो ट्रॉफिक लेवल किसका होता है, वो प्रोड्यूसर्स का होता है। ठीक, और जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते हैं वो इधर आते हैं। ठीक है, फिर उन पे जो डिपेंड करते हैं सेकेंड लेवल पे, वो आते हैं कार्निवोर्स वगैरह। और हाईएस्ट जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो कौन ऑक्यूपाइड करता है, वो कार्निवोरस करते हैं। ठीक है, जो कि फीड करते हैं लोअर ट्रॉफिक लेवल पे फॉर एनर्जी। और जो सिंपल फूड चेन है वो कैसे रिप्रेजेंट करती है भाई, प्लांट, हार्बीवोरस और कार्निवोरस। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि प्लांट आते हैं सबसे लोअर लेवल पे, फिर हार्बीवोरस आते हैं, फिर कार्निवोरस आते हैं। ठीक, ये सिंपल ट्रॉफिक लेवल चेन होती है फूड चेन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन बाय, कि भाई जो नेशनल पार्क के अंतर्गत है वो किस तरह की जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन किया जाता है? तो नेशनल पार्क क्या हो गया? इन सीटू कंजर्वेशन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन। जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है वो क्या होते हैं? वो होते हैं जूस वगैरह में लाके जानवरों का संरक्षण किया जाता है। और जीन पूल क्या होते हैं कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट उनके एक ही स्पीशीज के अंदर जो डिफरेंट जीन पूल्स होते हैं उनको कलेक्ट करके एक सिक्योर रखा जाए। ठीक, उस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो हंगुल डियर है इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो जो हंगुल डियर है इसे बोला जाता है कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है। ठीक, तो ये कहाँ हो जाएगा? आपका आंसर इसका हो जाएगा डी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, तो जो कश्मीरी है कॉमनली नोन एज हंगूल इज अ सब स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एशियन, जो रेड डियर होते हैं, जो मध्य एशियाई के जो रेड डियर होते हैं उसकी एक कॉमन स्पीशीज है। ठीक, इज इट इज नेटिव टू नॉर्दर्न इंडिया, रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का ये राज्य स्तरीय दर्जा दिया गया जानवर है।
ठीक। और हंगुल को प्रीडोमिनेंटली इन हैबिटाट्स इज डचिंगम नेशनल पार्क, और ये कहाँ पाया गया है? डचिंगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि हंगुल डेयर नेक्स्ट टाइम पूछ लें कि कहाँ पर पाया जाता है, डचिंगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। तो डचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, लोकेशन इस तरह से आप याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटर? भाई इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है कि भाई जो अपने आप घटित हो जाए? जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो बायोडिग्रेडेबल है, यूरिन बायोडिग्रेडेबल है, फेशियल मैटर मल पदार्थ ये भी बायोडिग्रेडेबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड जो हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? वो पोल्यूटेंट्स आर सब्सटेंस और मटेरियल जो कि खुद ब्रोक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और डिकम्पोज हो जाते हैं एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, सच एज बैक्टीरिया और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपलर और नॉन हार्मफुल कंपाउंड्स में। भाई इन जो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको जो बैक्टीरिया और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें छोटे और एक सरल कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि वो डिग्रेड हो जाए। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप हमें टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।